नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे 3 मई, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद। ये तो एक धार्मिक पर्व के नाते हम मान सकते हैं कि कोई इस तरह का संगम बना है, और 5 महाग्रहों का योग भी बन रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 100 साल बाद ये संयोग बन पाएगा। लेकिन क्या खास बात है इन ग्रहों के मिलन की, और क्या इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहों के बिछड़ने और मिलन से हमारे बहुत सारी घटनाओं का सरोकार होता है, उन पे उसका उससे कहीं ना कहीं उनका रिलेशन होता है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब, जाने माने ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब, जाने माने ज्योतिषाचार्य, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये 5 ग्रहों का महायोग बताया जा रहा है, क्या खास है इसमें, और ऐसे ऐसे दुर्लभ संयोग क्यों माना जा रहा है? देखिए, अभी एक तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। विनोद शास्त्री साहब से, डीपी शास्त्री साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब से मेरा सवाल है ये। वैसे ये जो 5 ग्रहों का जो योग है, वैसे अद्भुत योग है इस अक्षय तृतीया से पूर्व। और खास तौर से इन 9 ग्रहों में, और अगर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को भी हम मानते हैं, तो फिर इन 12 ग्रहों के अंदर 10 ग्रह एक साथ अप्रैल में बदले हैं। तो ये अपने आप में 100 साल नहीं, हजारों साल में एक अद्भुत संयोग बना है। और जो योग बना हुआ है ये 100 साल बाद भी नहीं बनेगा, ये तो अभी बना है, फिर कभी नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे स्थिति में जो अभी खास तौर से अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के संदर्भ में जो आपने 3 योग बताए हैं कि इसमें अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, और वैसे जो धर्मशास्त्र में ईद भी है। धर्मशास्त्र के अंदर तो त्रियोग है, 3 जयंतियां होती हैं इस दिन। एक तो नर नारायण की, एक हयग्रीव की, भगवान हयग्रीव की, और भगवान परशुराम की। इन तीनों की जयंतियां एक साथ होती हैं। ये तीनों जयंतियां अक्षय तृतीया को होती हैं। और अक्षय तृतीया को जो ये योग बना है ग्रह योगों का, ग्रह योगों के साथ ही अपने आप में भी एक अद्भुत योग है कि रोहिणी के साथ में जब ये बना हुआ है योग, तो रोहिणी से युता जब ये बन जाता है योग, मंगलवार को हो रही है, पर ये बुधवार को होती है तो और भी अच्छा योग होता है। पर रोहिणी के साथ में जब योग होता है तो चंद्रमा का रोहिणी के साथ अक्षय तृतीया को जो योग होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अनंत फल देने वाला होता है। और रोहिणी नक्षत्र यदि चंद्रमा से पहले अस्त हो जाता है तो और भी शुभ होता है, चंद्रमा के बाद अस्त होता है तो थोड़ा शुभ नहीं होता है। तो ये इस बार वैसे योग की दृष्टि से तो रोहिणी नक्षत्र पहले जा रहा है, और इसीलिए ये काफी शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बार के ग्रह योगों के लिए तो शनि का, बृहस्पति का, राहु केतु का, और इन सभी योगों का जो विषयोग मंद ग्रह हैं, इन सब योगों का बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है, जो विश्व के लिए प्रगति के साथ साथ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, ये सब कुछ पैदा करेंगे और कर रहे हैं। पर ये त्योहार हमारे लिए भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इस दिन सब विद्वान लोग बैठ करके और ये तय करते हैं कि आने वाला समय तेजी मंदी की दृष्टि से कैसा रहेगा। वस्त्र से, अन्न के माध्यम से फिर ये तय करते हैं। और भगवान हयग्रीव को भीगे हुए चने का प्रसाद चढ़ा करके, भगवान परशुराम जी को कोमल ककड़ी चढ़ा करके, और नर और नारायण को जौ के सत्तू चढ़ा करके, और हम उनसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति लेते हैं। और हमारा जो एक विशेष रूप से धर्म घट चढ़ाने का भी विशेष विधान है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतिनिधि के रूप में
ब्रह्म घट जो जलदान विशेष रूप से किया जाए, क्योंकि ये अक्षय तृतीया का अभिप्राय ये है कि इस दिन जो दिया जाता है, इस दिन जो जप किया जाता है, इस दिन जो हवन किया जाता है, इस दिन जो तर्पण दिया जाता है, उन सब का फल अनंत मिलता है, अक्षय होता है, वो कभी क्षय होता ही नहीं है। इसलिए इससे पुण्य प्रदायिनी कोई तिथि नहीं होती है। कई शास्त्रों में तो त्रेता युग का प्रारंभ कहा है, तो कुछ में सतयुग का प्रारंभ कहा है, पर धर्म सिंधु में सतयुग का प्रारंभ इससे माना गया है, क्योंकि सृष्टि के बाद में सबसे पहले सतयुग का ही प्रारंभ हुआ था। और इसलिए ये जो तिथि है, ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास में, डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। डीपी शास्त्री साहब, दो बातें हैं इस पे, एक तो चंद्रमा और शुक्र उच्च राशि में, और गुरु शनि अपनी राशि में रहेंगे। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये 5 ग्रहों का जो योग है उच्च राशि में, और गुरु शनि अपनी राशि में रहेंगे। अभी जैसे रोहिणी नक्षत्र के लिए कहा, चंद्रमा से पहले अगर अस्त होता है तो उसे फलदायी बताए रहे हैं। असर क्या पड़ेगा इससे? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर आम आदमी, मैं मेरी इंडिविजुअल उसमें कि हाँ मेरी ये राशि है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये इंडिविजुअल किसी जातक की बात में हो सकती है, लेकिन हम बात चाह रहे हैं कि समाज पे असर क्या पड़ेगा। अभी भीषण गर्मी चल रही है, आने वाले दिनों में क्या किसी तरह का कोई संकट रहेगा या इसे शुभ संकेत के रूप में मान के चलें? आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए 17 मई तक जब तक मंगल रहेगा शनि के साथ, तब तक तो समय अच्छा नहीं है, पूरे विश्व के लिए नहीं, बल्कि उसके बाद धीरे धीरे ठीक होगा। अभी कुंभ में शनि है और मंगल है, मीन में देवगुरु बृहस्पति है, शुक्र है, मेष में राहु है, वृष राशि में चंद्रमा आ ही गया, जिनको रोहिणी नक्षत्र पे चर्चा हो रहा है, अक्षय तृतीया की चर्चा हो रही है। तो शनि मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण कुंभ राशि के जातक के लिए श्रेष्ठ है, उसमें कोई ज्यादा विचार नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में आया है और 30 वर्ष बाद आया है। तो राष्ट्रीय हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विश्व हो, जो दुर्भिक्ष योग मकर के शनि में शुरुआत हुआ था यूक्रेन इत्यादि युद्ध में, उसमें कहीं आगे चल के धीरे धीरे संधि प्रकरण करेगा। अभी तो नहीं करेगा, बल्कि 4 जून को जो बकरी होगा है, 23 अक्टूबर तक बकरी रहेगा, उसी दौरान करेगा, कुछ डरा के, कुछ ममता से, कुछ प्यार से। बल्कि जब बसंत ऋतु काल को हम चर्चा करते हैं, जब भी शुक्रुच्च के हो जाते हैं और वो मीन राशि में आ जाते हैं, तो सारे मौसम का जो ऋतु माना गया है, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, इसको बसंत को श्रेष्ठ फल प्रदान, इकोनॉमी भी अच्छी सुधरेगी, धर्म क्रम की स्थिति भी अच्छी रहेगी, और विश्व गुरु के कगार पे देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी मीन में, क्योंकि आगे चल करके ये सारे ग्रह हमारे पक्ष में हो रहे हैं। जुलाई से लेकर के और अक्टूबर के बीच में जब देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे, तो बृहस्पति बकरी गजराज के समान हो जाता है, हाथी के समान हो जाता है, कोई शुभ ग्रह बकरी होता है। तो हम के लोग या भारत की पद्धति, कल्चर या प्रधानमंत्री का जो शक्ति है, पूरे विश्व को मानेगा और भारत का डंका बजेगा। और पश्चिमी क्षेत्र का कारक शनि है, वायु प्रधान ग्रह है, वो भी कारक है, उन लोग की सत्ता को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे मैं बता रहा हूँ, डीपी शास्त्री साहब, डीपी शास्त्री साहब, महंगाई को ग्रह नक्षत्रों से जोड़ करके देखते हैं, इस पे क्या असर पड़ेगा? महंगाई तभी रहेगी सर, महंगाई का कम से कम जा करके वापस लौटूं आपके पास में, महेंद्र मिश्र साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपका क्या मानना है 5 ग्रहों का महायोग, जिसे बहुत शुभ संकेत के रूप में माना जा रहा है, और आपके साथी जो ज्योतिषाचार्य हैं सब प्रकांड अपने क्षेत्र के हैं, इसे एक बड़ा संयोग की तरह से देखते हैं कि पता नहीं कब क्या इस तरह का संयोग बन पाएगा। क्या नजरिया आपका कि इससे असर क्या पड़ेगा? देखिए, पहले तो अक्षय तृतीया का सभी को मेरा प्रणाम और सभी को अभिवादन और सभी को मंगल कामनाएं। यह कृत युगादि जो तिथि है, जैसा कि गुरुदेव विनोद शास्त्री जी ने बताया और डीपी साहब कह रहे हैं, देखिए जो ग्रहों का संयोग होता है वह, जैसा प्रोफेसर शास्त्री जी गुरुजी ने कहा है कि यह अद्भुत संयोग पहली बार ही होता है और अंतिम बार भी होता है।
ये जो संयोग बन रहा है न भूतो न भविष्यति होता है। प्रत्येक ग्रह का जो संयोग है वह प्लस भी होता है तो माइनस भी होता है। जैसे कोई भी ग्रह पर्टिकुलर अगर व्यक्ति सह किसी की कुंडली में देखे या सांसारिक रूप से देखे, सामूहिक रूप से देखे, तो कोई भी ग्रह अगर वह उच्च का है तो वह अच्छा फल देगा, तथा उसी जातक के लिए वह कहीं न कहीं खराब भी फल देता है। उसी प्रकार से पंच ग्रहों का जो योग है वह मिश्रित फल प्रदान करेगा। कहीं कहीं बहुत अच्छा भी रहेगा, जैसे कि उन्नति कारक भी रहेगा, तो कहीं न कहीं यह पंच ग्रहों का जो योग है, संयोग है, वह विनाश कारक भी रहेगा। क्योंकि जहां किस क्षेत्र में विपरीत असर पड़ सकता है इसका? देखिए, ये प्रकृति का नियम है जी। अस्ति जायते वर्धते विपरणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो षड्विकार है उसी प्रकार से जो ग्रह उन्नति कारक होता है वो कहीं न कहीं मद भी देता है, अभिमान भी देता है, और कहीं न कहीं वह विनाश की ओर अग्रसर भी करता है। जहां जब उन्नति होती है तो कहीं कहीं वो उसमें मद उत्पन्न करता है। तो अगर सांसारिक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं किसी देश के लिए यह पॉजिटिव रहेगा तो किसी देश के लिए यह नेगेटिव भी रहेगा। क्षेत्र के विकास के लिए या जैसे कि अन्न धन धान्य की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए यह संयोग अच्छा भी रहेगा, तो कहीं न कहीं अहमता को बढ़ाने वाला और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष उत्पन्न करने वाला भी रहेगा। जी, चलिए, ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, ये महासंयोग को किस तरह से देखा जाए? अक्षय तृतीया पे जो बना है, दुर्लभ संयोग की बात कही जा रही है। मैं आपका भी इस पे दृष्टिकोण जानना चाहूंगा कि क्या कहते हैं आप। म्यूट क्या हुआ है? म्यूट क्या है गौड़ साहब? आपके यहाँ से म्यूट है, अनम्यूट करिए इसे। अब ठीक हुआ? हाँ, बिल्कुल 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 आ रही है आपकी। सभी दर्शकों के लिए अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ देखिए, जो हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल की, तो आप देखिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, शनि स्व राशि कुंभ और बृहस्पति स्व राशि मीन राशि में विराजमान है। हम भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 ग्रहों की अनुकूल स्थिति को आप देख पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। जैसा कि अभी बात कर रहे थे और सभी विद्वान अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त और अक्षय फल देने वाला माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि इस दिन दान करने से सुख संपत्ति बढ़ती है। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में या फिर अबूझ मुहूर्त के रूप में हम लोग देखते हैं। ऐसे में जो अक्षय तृतीया पर चाहे वो खरीदारी करते हैं तो शुभ रहती है, दान करते हैं तो शुभ रहती है, और बैसाख के महीने में यदि पितरों का दान, तर्पण, अर्पण, पिंडदान आदि जो भी करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं तो समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला ये कार्य। कुल मिलाकर के जो ये संयोग है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि ये कहीं भी ऐसा फल नहीं है जिसके कारण कोई भी स्थिति कहीं गड़बड़ होती हो या फिर कहें कि कोई नुकसानदायी हो। एक बात जरूर मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि मुझसे पूर्व विद्वानों ने जो भी अपना अपना मत रखा है, लेकिन ये जो ग्रह संयोग जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो हंस राजयोग बन रहा हो, सशयोग बन रहा हो, ये जो संयोग और योग जो बनते हैं, ये ग्रहों की आपस में दृष्टि से ही बनते हैं या फिर युति से बनते हैं या फिर ग्रहों की एक स्थिति को लेकर के बनते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं कि इस दौरान करना क्या है और क्या रहेगा, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि इसका हमको लाभ क्या है, कैसे इसका नुकसान है और क्या लाभ है, और किस समय क्या करना चाहिए, ये मोटी बात है। इसके लिए अभी मुझसे पूर्व सभी लोगों ने कहा, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन गुरु के स्वराशि मीन राशि में होने से हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र के
उच्च राशि में होने से मालव राजयोग बन रहा है, शनि के स्वराशि में शश नामक का योग बन रहा है, ये राजयोग है। सूर्य चंद्रमा की इस दिन अपनी उच्च राशि में विराजमान हो रहे हैं। इतने सारे शुभ योगों के चलते अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति के साथ जो भी कार्य करते हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं। और ये बात सही है, ऐसे योग आने वाले 100 वर्षों के अंदर भी हमें दिखाई नहीं देते, लंबे समय के बाद ये योग बने हैं। इसमें दान पुण्य को लेकर के करना चाहिए। मांगलिक कार्य बहुत ज्यादा, आपको बता दूं कि अभी तक का 2022 का सबसे ज्यादा सावे अक्षय तृतीया यानी मंगलवार कल रहेंगे, सबसे ज्यादा। अभी आप देखिए, सर्वे देखिए, करीब 5000 करोड़ का पूरे विश्व में सोने का और चांदी का व्यापार होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ हो रहेगा। ऐसे संयोग में गाड़ियों खरीदना, भूमि भवन का खरीदना अनेक मंगल कार्यों के लिए शुभ माना जा रहा है। इसको हम हमारे दर्शकों को लाभ कैसे दे सके उनके लिए बताना चाहेंगे कि आप कृपा करके शुभ घड़ी और शुभ लगन को लेकर के शुभ मुहूर्त में आप इसको खरीदारी करें, और उसके लिए आपको समय देंगे। हम में से जो भी विद्वान के लिए पूछा जाएगा वो समय बताएंगे, लेकिन शुभ घड़ी और शुभ लगन में आप कार्य करें, अपने पितरों के प्रति करें, दान पुण्य को लेकर करें, आप अपने कोई भी मंगल व शुभ कार्यों को शुभारंभ करने के लिए करें। आप देखिए, मंगलवार के दिन कोई भी नींव का मुहूर्त नहीं लगाते, लेकिन यहाँ अक्षय तृतीया यानी शुभ घड़ी और अभूत मुहूर्त होने के कारण कितने मुहूर्त लगेंगे, कितने गृह प्रवेश होंगे, कितने शादियां हो रही हैं, कितने मंगल कार्य हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि शिक्षा के लिए गुरुवार को हम शुभ मानते हैं कि बच्चों का शिक्षा का शुभारंभ गुरुवार को, मगर अक्षय तृतीया कल मंगलवार को है। कितने बच्चे छोटे छोटे वो अपनी शिक्षा शुभारंभ करेंगे, अन्न प्रसव कर, ये बहुत सारे मंगल कार्य कल होने जा रहे हैं। ये बहुत शुभ संयोग है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मैं एक बार विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। सर, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे गौर साहब ने अभी कहा कि सभी आप लोग कह रहे हैं, यहाँ जनता या हमारे दर्शक, यूं कहूं कि दर्शकों के लिए, वो जो सुन रहे हैं आप लोगों को, ऐसे संयोग को लेकर के जब उन्हें मालूम चलता है कि ये स्थितियां बनने वाली हैं, कुछ ऐसा, जैसे महेंद्र मिश्र साहब ने कहा कि कुछ विनाशक स्थितियां भी बन जाती है ऐसे संयोग के बीच ही, डीपी शास्त्री साहब ने कुछ संकेत दिए। सावधानी की कोई आवश्यकता लगती है सर आपको कि हाँ, सावधान भी रहने की आवश्यकता है? वैसे तो अक्षय तृतीया खुद ही सावधानी का सबसे अच्छा महापर्व है, क्योंकि जितने अनिष्ट हैं उन सब अनिष्टों को दूर करने का एक अवसर होता है। वैसे तो ग्रह योग शुभ अशुभ दोनों ही फल देते हैं, और आने वाले समय में शनि का जैसे जुलाई में वक्री होना, फिर अक्टूबर में मार्गी होना, फिर जनवरी 2023 में वापस राशि परिवर्तन करना, ये बहुत खतरनाक संकेत है दुनिया के लिए, चाहे देश हो, दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी, जैसे इतनी ऐसी परिस्थितियां बनाना कि कोरोना से भी खतरनाक स्थितियां ये दे सकता है। लेकिन अभी ये अक्षय तृतीया एक ऐसा अवसर है कि इस दिन दान पुण्य किया जाए, केवल धन का ही दान नहीं, धन वाणी का भी दान, की मधुरता से लोगों से मीठी वाणी में बात करने का संकल्प लिया जाए, एक दूसरे को सहयोग करने का संकल्प लिया जाए, और समाज में, परिवार में जुड़ करके एक दूसरे के साथ जुड़ने का संकल्प लिया जाए। ये सब चीजें, ये भी दान की श्रेणी में आती है कि हमारा तन से, मन से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा हम दान पुण्य करते हैं, तो वो हमारे सारे भावी अनिष्टों को दूर कर सकता है। और इसीलिए अक्षय तृतीया इस कोरोना काल के बीच में और इन ग्रहों के संक्रमण के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम तो अनिष्ट तो है, लेकिन अनिष्ट को दूर करने का एक शुभ अवसर है, और उस शुभ अवसर को किसी को भी चूकना नहीं चाहिए, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, जिससे सारे अनिष्ट दूर होंगे। चलिए सर, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सारे विद्वत जन हमारे साथ में जुड़े हैं और निश्चित रूप से दर्शकों की कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उनको शांत करने की कोशिश की। हम सवाल नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों ने संपर्क भी करने की कोशिश की कि मेरे को ये जानना है, मुझे क्या खरीदना है, क्यों ऐसा बन पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये घटनाओं को लेकर के भी कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन समय का अभाव है, तो मैं माफी चाहूंगा। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।